दोस्तों, स्वागत है आपका इंजीनियर पाठशाला में। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे फिजिक्स कोर्स का चौथा चैप्टर, जिसका नाम है कार्य ऊर्जा और शक्ति। ठीक है, तो इसके बारे में आज बात करेंगे। अब अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने। चैनल का नाम है इंजीनियर पाठशाला। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले पढ़ते हैं कार्य क्या होता है। तो कार्य किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु पर लगाए गए बल एवं पिंड के विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है। यानी कि आप किसी वस्तु पर अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो कार्य तभी माना जाएगा जब उस पर बल लग रहा हो और वो पिंड कुछ विस्थापित हुआ हो, तो वो कार्य कहलाता है। जैसे कि मान लो ये कोई वस्तु रखी हुई है, इस पर एक बल कार्य कर रहा है F, और ये यहाँ से यहाँ तक ये D विस्थापन हुआ है और इसके बीच में कुछ कोण बन रहा है, थीटा कोण, जो है कॉस थीटा। तो कार्य बराबर हो जाएगा एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, आप या तो लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा भी। ठीक है, कार्य को डब्ल्यू से प्रेजेंट करते हैं और इसका ये फार्मूला है एफ डी कॉस थीटा। आप चलते हैं आगे। तो कार्य की दो शर्तें होती हैं, टू कंडीशंस ऑफ वर्क। पहला, किसी वस्तु पर बल लगाया जाना चाहिए और बल का विस्थापन होना चाहिए। यानी कि कार्य तभी माना जाएगा जब आप बल लगा रहे हो, यानी कि बल भी लगा हो और वस्तु का विस्थापित भी हो। यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी एक शर्त का पालन ना हो तो वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य नहीं होगा। कार्य का मान धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। शून्य कार्य के उदाहरण कौन कौन से हैं, देखते हैं कि कब कार्य शून्य हो सकता है। ठीक है, तो कार्य कब शून्य होगा, जब एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देने में दीवार का थोड़ा भी नहीं हिला। जैसे कि आप खड़े हो और अपने पास की कोई दीवार है, उस पर आप धक्का देंगे तो अगर दीवार, आप बल तो लगा रहे हैं पर दीवार विस्थापित नहीं हो रही, मतलब ना आगे बढ़ रही ना पीछे, तो कार्य क्या होगा, यहाँ पे शून्य हो जाएगा। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति है वो कुछ ऊंचाई पर कुछ वस्तु को पकड़े रखे हुए, जैसे आपने हाथ में कुछ ऊपर सर पे रख लिया और आप कह रहे हैं कि आप कार्य कर रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से आप कार्य नहीं कर रहे हैं, आपका कार्य शून्य है। तीसरा, वृत्ताकार मार्ग में पिंड का समान चाल से चक्कर लगाना। मान लो कोई ये सर्किल है, इसमें कोई यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे ये कोई पॉइंट है, अब ये इसमें एक समान चाल से, मान लो 5 किलोमीटर प्रति किलोग्राम की किलोमीटर की चाल से ये चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, लगातार चलता जा रहा है, तो ये कोई कार्य नहीं कर रहा, क्योंकि ये लगातार समान चाल से चक्कर लगा रहा है। तो इसका मतलब है कि ये कोई कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है, और अगर आपको इसकी दिशा बतानी है, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि अभिकेंद्रीय बल FC विस्थापन के लंबवत होता है। ठीक है, और अगर आपको इसकी दिशा बतानी है तो यहाँ से जब अगर आप एक परपेंडिकुलर एक ऐसे लाइन खींच देंगे तो ये इसकी दिशा बताएगा किसी भी पॉइंट। यहाँ पे अगर इसकी दिशा निकालनी है तो बस ऐसे लाइन खींच, ये इसकी दिशा है, यहाँ पे निकालनी है ये इसकी दिशा है, यहाँ पे निकालनी है ये इसकी दिशा है, यहाँ पे निकालनी है ये इसकी दिशा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप चौथा एग्जाम्पल है, किसी व्यक्ति का किसी इमारत पर चढ़कर पुनः उतरना। आपके घर में सीढ़ियाँ बनी होंगी, आप उस पर चढ़े और फिर उतर आए, तो इसका मतलब आपने कोई कार्य नहीं किया। ठीक है, तो ये हो जाते हैं शून्य कार्य के कुछ सिंपल से उदाहरण। अब ऊपर की गति हमेशा ऋणात्मक होती है और नीचे की गति धनात्मक होती है। अब आ जाते हैं घर्षण बल। घर्षण बल सदैव वस्तु के विस्थापन के विपरीत दिशा में कार्य करता है, अर्थात घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य सदैव ऋणात्मक होगा। ये लाइन हमेशा ध्यान रखना कि घर्षण बल जो कार्य करता है वो ऋणात्मक होता है। कार्य का मात्रक यूनिट ऑफ वर्क, SI यूनिट है जूल, CGS मात्रक है अर्ग। 1 जूल बराबर होता है 10 की घात 7 अर्ग या 10 की पावर 7 अर्ग। 1 जूल को हम 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं इन फोर्स डिस्प्लेसिंग। ठीक है, जब
तो 1 जूल बराबर क्या होता है? 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। आप पढ़ते हैं ऊर्जा क्या है? एनर्जी। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसकी ये एक अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक होता है जूल, यानी कि इसका भी एसआई मात्रक जूल ही होता है। ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा के कई प्रकार होते हैं। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, लाइट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, साउंड एनर्जी। हिंदी में देखें तो गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश की ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा। ठीक है। तो एक होता है यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी होता है जो गतिज ऊर्जा और सतेज ऊर्जा का योग मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है, यानी कि गतिज ऊर्जा प्लस सतेज ऊर्जा इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है। आप चलते हैं आगे। आप पढ़ते हैं, हम समझते हैं कि गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता गतिज ऊर्जा कहलाती है। गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो उसके कार्य करने की क्षमता होती है उसी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। नंबर 1, यदि द्रव्यमान n गुना हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी भी n गुना हो जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होती है सीधे द्रव्यमान के प्रोपोर्शनल। ठीक है। अगर m बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। दूसरा, यदि वेग n गुना हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी n² गुना हो जाएगी। ठीक है। वृद्धि इंक्रीजिंग कैसे होता है? n² - 1 और डिक्रीजिंग 1 - n²। ठीक। अब आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है। ठीक है। वर्क एनर्जी प्रमेय। वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर आपको वर्क डन निकालना है तो आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़ेगा, जिसका फार्मूला होता है W बराबर हाफ m, जहाँ m क्या है? द्रव्यमान है, v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। ठीक है। अब आ जाते हैं गतिज ऊर्जा और रेखीय संवेग में संबंध, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। अगर हम इसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी, अब इसे काइनेटिक एनर्जी से m मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई m से करते हैं तो हमें प्राप्त होता है हाफ m² v² अपॉन m। ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाता है p²/2m, जहाँ p क्या है? संवेग है, मोमेंटम। तो ये संबंध निकल के आता है गतिज ऊर्जा और रेखीय संवेग में संबंध होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m, जहाँ p क्या है? संवेग यानी कि मोमेंटम। देखिए, क्वेश्चंस जब आएंगे तो उसमें सीधे सीधे आपको फार्मूला रख के आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है। वहाँ पे ये कुछ नहीं पूछेगा, आपको डायरेक्ट क्या करना है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर, अगर आपसे रेखीय संवेग वगैरह पूछे, संवेग वगैरह दिया हो तो आप ये फार्मूला लगा दें, काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m। ठीक है। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं आगे। तो महत्वपूर्ण निष्कर्ष, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स हैं कुछ यहाँ पे। सबसे पहला है कि समान संवेग होने पर, यदि संवेग समान है, ठीक है, तो हल्की वस्तु की काइनेटिक एनर्जी भारी वस्तु से अधिक होगी। ये तीनों आपको अच्छे से याद कर लेने हैं कि यदि संवेग समान है तो हल्की वस्तु की काइनेटिक एनर्जी भारी वस्तु से अधिक होगी। दूसरा पॉइंट है, यदि समान काइनेटिक एनर्जी होने पर, काइनेटिक एनर्जी समान है तो भारी वस्तु का संवेग, जैसे कि मान लो दो वस्तुएं हैं, तो पहला वाला समझते हैं। यदि दो वस्तुएं हैं, फिर से समझते हैं एक बार। यदि दो वस्तुएं हैं, अगर उसमें समान संवेग है दोनों का, एक वस्तु हल्की है एक वस्तु भारी है, अगर संवेग उनका समान है तो हल्की वस्तु की काइनेटिक एनर्जी भारी वस्तु से अधिक होगी। दूसरा, यदि समान काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी समान है तो भारी वस्तु का संवेग हल्की वस्तु से अधिक होगा। थर्ड, समान काइनेटिक एनर्जी से चल रहे कार और ट्रक पर समान मंदक बल लगाने पर दोनों समान दूरी तय करके रुकेंगे। ठीक है।
तो रुकने की दूरी निकालने का फार्मूला क्या है? स्टॉपिंग डिस्टेंस बराबर गतिज ऊर्जा बटे मंदक बल। अब आ जाते हैं स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? किसी स्थितिज ऊर्जा में अपनी विशेष स्थिति या आकार के कारण कार्य करने की क्षमता स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। किसी विशेष स्थिति में या आकार के कारण जो ऊर्जा आती है या जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। एक होता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। इसका फार्मूला होता है mgh, जहाँ m क्या है? द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण और h हाइट। इसका उपयोग कहाँ क्या होता है? ये पाई कहाँ कहाँ जाती है? जैसे बांध बनाकर इकट्ठा किया गया पानी, तो उसमें आपको स्थितिज ऊर्जा देखने को मिलेगी। छत पर खड़ा एक बालक, तो उसके अंदर भी स्थितिज ऊर्जा होती है। उड़ते पत्ते, उड़ता पक्षी, दौड़ते बालक में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों होती हैं। ठीक है, किसमें? उड़ते पत्ते में, उड़ते पक्षी में और दौड़ते बालक में दोनों प्रकार की ऊर्जाएं पाई जाती हैं या होती हैं। अब आ जाते हैं प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये एक विशेष आकार या विन्यास में परिवर्तन के कारण ये एनर्जी आती है। इसका फार्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, जहाँ के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है। ठीक है, तो घड़ी की चाबी, जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो जाता है तना हुआ धनुष, इसका एग्जाम्पल हो जाता है। और ये आपका यहाँ पे देखिए, पहले ये रिलैक्स थी, ठीक है, मतलब इस पर कोई भार नहीं। जब इस पर हम कोई वजन लटका देते हैं तो जो स्प्रिंग होती है वो कुछ खिंच जाती है। मान लो वो एक्स खिंच गई, तो इसी एक्स का मान निकाला जाता है। ठीक है, के का मान आपको एग्जाम में दिया होगा, आपको एक्स का मान निकालना रहेगा। ये दोनों मान दिए होंगे, आपको प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा निकालनी होगी। तो इसका सिंपल सा फार्मूला आप याद कर लें कि स्प्रिंग नियतांक ये दिया हुआ है के, इसका फार्मूला है हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो अब हम निकालते हैं वर्क डन। अगर आपको वर्क डन निकालना है, किया गया कार्य, अगर लिफ्टिंग मास है, ठीक है, मास में मतलब कुछ ऊंचाई वगैरह है, तो आपको लगाना है W बराबर mg h स्क्वायर एच स्क्वायर नहीं, W बराबर mg h2 माइनस h1। ठीक है, अगर स्प्रिंग है तो उसके लिए आपको वर्क डन निकालने के लिए फार्मूला है W बराबर हाफ के x2 का होल स्क्वायर माइनस x1 का होल स्क्वायर, यह स्क्वायर। ठीक है, तो आपके दो फार्मूले हो गए यहाँ पे। पहला फार्मूला हो गया एक मिनट, पहला फार्मूला आपका हो गया कि ये वाला, एक मिनट, हाँ, पहला फार्मूला लिफ्टिंग मास निकालने के लिए W बराबर mg h2 माइनस h1। दूसरा स्प्रिंग में वर्क डन निकालने के लिए हाफ के x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाते हैं बल। बल कितने प्रकार के होते हैं? टाइप ऑफ फोर्स। तो एक होता है संरक्षित बल, जिसे हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। एक होता है असंरक्षित बल, यानी कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। देखो इनका सिंपल सा है, संरक्षित बल वह बल होते हैं जिनका जो भी कार्य होता है वो उन पर मार्ग पर निर्भर नहीं करते। जैसे कि ग्रेविटी मार्ग पर निर्भर नहीं करती, चाहे उसके बीच में कुछ भी आ जाए। दूसरा होता है असंरक्षित बल, ये जो होता है ये मार्ग पर निर्भर करता है, जैसे कि घर्षण। ठीक है, तो दोनों का परिभाषा बहुत सिंपल है, संरक्षित बल जो मार्ग पर निर्भर नहीं करता और असंरक्षित बल जो मार्ग पर निर्भर करता है। तो अब आ जाते हैं ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होगा शायद कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसका केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकता है। मतलब ऊर्जा को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं ना उत्पन्न कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित या परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक फ्री फॉल दर्शाया गया है। ठीक है, अब इसमें देखो, अब यहाँ पे ये पहले गेंद है, ऊपर से नीचे गिरने पर
स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है, वो घट जाती है। जैसे यहाँ पे देखो, अब इसको हम थोड़ा अच्छे से समझाते हैं आपको। हाँ, तो यहाँ पे ये जो गेंद है, ये जब ऊंचाई पर थी तो इसमें केवल स्थितिज ऊर्जा थी, इसमें कोई गतिज ऊर्जा नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे ये नीचे आएगी वैसे वैसे इसमें स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो घटती चली जाएगी और गतिज ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। जब ये मध्यम अवस्था में होगी, बीच में, यानी कि अपनी आधी हाइट पे, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों बराबर होंगी। और जब ये सतह पर आ जाएगी तब इसमें स्थितिज ऊर्जा वो जीरो हो जाएगी और गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। ठीक है, मतलब तब इसमें स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी, केवल गतिज ऊर्जा होगी। और जब ये हाइट पर थी तो इसमें गतिज ऊर्जा नहीं थी, स्थितिज ऊर्जा थी। तो ऊपर से नीचे गिरने पर जब स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, वो घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। यानी कि योग हमेशा नियत रहता है, चाहे वो यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो। ठीक है, टोटल इज कांस्टेंट। तो अब आ जाते हैं शक्ति, पावर किसे कहते हैं। तो कार्य करने की दर को हम कहते हैं पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क। जो भी आप कार्य कर रहे हैं वो किस दर से कर रहे हैं, उसी को हम कहते हैं पावर, यानी कि शक्ति। इसका फार्मूला होता है, बहुत ही सिंपल है, P बराबर W/T या P बराबर F इंटू बी। ठीक है, यानी कि जहाँ पे W क्या है, कार्य, और T समय। तो कितने समय में आप कितना कार्य कर रहे हैं, इसे ही हम शक्ति कहते हैं, पावर। इसका SI यूनिट होता है वॉट। इसे हम HP में भी मापते हैं। 1 HP की वैल्यू होती है 746 वाट। ठीक है, ये याद रखना। किलो, और इसे हम मेनली किलोवाट हावर में मापते हैं। ठीक है, 1 किलोवाट हावर होता है 3.6 गुणा 10⁶ जूल, या 36 लाख जूल शायद होता है इसका। ठीक है, तो नंबर ऑफ यूनिट अगर आपको निकालना है अपने घर में, जो यूनिट बिल आता है ना, उसको अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे मान लो आपको एक बल्ब का निकालना है यूनिट, कि वो कितने दिनों में या कितने घंटे में कितनी यूनिट खर्च करता है, तो उसके फिर उसमें आप रेट से गुणा कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितनी बिजली खपत कर रहा है, कितने रुपए की। तो सिंपल है, जिस भी उपकरण का आपको निकालना है उसके वाट, वो कितने वाट का है वो लिख लीजिए। आप उसको कितने घंटे चलाते हैं वो लिख लीजिए, और कितने दिन चलाते हैं वो लिख लीजिए, और बटे 1000 आपकी नंबर ऑफ यूनिट निकल आएगी। और ये नंबर ऑफ यूनिट किस में निकलेगी, किलोवाट पर हावर में। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं टक्कर, कॉलिजन। टक्कर दो प्रकार का होता है, एक होता है पूर्णतः प्रत्यास्थ और एक होता है पूर्णतः अप्रत्यास्थ, जिसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहते हैं। ठीक है, यानी कि E बराबर 1। इसमें केवल मोमेंटम कंजर्व रहता है, बाकी ऑब्जेक्ट जो है स्टिक हो जाता है, यानी कि E इज इक्वल टू 0। प्रत्यावस्थन, प्रत्यावस्थन नहीं होता है, हाँ, प्रत्यावस्थन गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन, जिसे हम E से दर्शाते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला केवल आप याद कर लीजिए, E बराबर होता है √h/H। ठीक है, यानी कि जब कोई, अब जैसे मान लो यहाँ पे कोई गेंद है, आप इसको जब किसी ऊंचाई से छोड़ोगे नीचे तो ये कुछ दूरी पर जाएगी। मान लो आपने H ऊंचाई से, H ऊंचाई से ये छोड़ा, और फिर ये h ऊंचाई तक फिर ऊपर गया और फिर बाद में नीचे हो गया। तो इसमें जो आपकी ऊर्जा जो हो गई है, इसमें आपको प्रत्यास्थ गुणांक निकालने के लिए फॉर्मूला होता है √h/H। ठीक है, बाकी यहाँ पे एक ये चक्कर होती है, मान लो कोई गेंद है, ये गेंद आपने ऐसे चली, आपने लुढ़काई और ये दूसरी गेंद के साथ यहाँ पे टक्कर हुई। ठीक है, तो इसका फार्मूला निकालने के लिए होता है E बराबर V² माइनस V2-V1/U1-U2, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, तो हाँ, बस यहीं तक था। इसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे देखो, ज़्यादा मैं
डीप नहीं पढ़ा रहा हूँ, केवल सिंपल पढ़ा रहा हूँ। तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं रिवीजन, सरल शब्दों में और ज़्यादा तामझाम नहीं, मेन जो भी हेडिंग्स होती हैं वो सब। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिख दें, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और इसके बाद आपके शायद 3-4 चैप्टर और बचे हैं। एक साउंड है, और CBT 1 में साउंड, और इलेक्ट्रिसिटी, प्रकाश, और 1-2 चैप्टर हैं। वो जैसे ही हो जाएंगे आपका ये क्रैश कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।